हेलो गाइज, नमस्कार गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JF&R के बारे में, यानी कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। ठीक है गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मैंने RSR के 25 वीडियो बना के RSR पूरी कंप्लीट मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दी है। तो आप RSR का आनंद लीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है गाइज, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से RSR को कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें और शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है गाइज, तो RSR की जो चिंता थी वो मैंने ख़त्म कर दी। अब आज से हम JF&R स्टार्ट कर दिए है और ये JF&R को भी हम फटाफट पूरी कर देंगे। ठीक है गाइज, और बड़े तरीके से इसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से RSR को समझाया उसी तरह से इस सब्जेक्ट को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे JF&R के बारे में। मैंने ऑलरेडी JF&R का एक वीडियो पहले बना दिया है जिसके अंदर मैंने IFMS का परिचय बताया था। ठीक है गाइज, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि इस JF&R के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखें आप। उसके बाद में फिर आप इस वीडियो पे आएँ। ठीक है गाइज, तो देखिए, ये जो JF&R होती है, सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम होती है, ठीक है, ये नियम सरकार द्वारा क्यों बनाए गए? ये नियम सरकार द्वारा इसलिए बनाए गए क्योंकि सरकार के अधीन सरकार के अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन डिपार्टमेंटों को काम करने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि सर हमारे को इतना पैसा चाहिए इस काम के लिए, उसके बाद में सरकार उनको पैसा देती है। ठीक है, और पैसा वो डिपार्टमेंट खर्च करेंगे। उसके बाद में सरकार ये देखेगी वास्तव में ये सही तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या कहीं पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। तो सरकार इसकी जो पैसा होता है इसकी पूरी रिकॉर्ड अपने पास रखेगी। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट होता है सरकार के अधीन कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइज, तो इसमें जो सरकार विभिन्न विभागों को पैसा देती है, तो उनके जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो क्या है कि अपने जो विभाग के जो काम होते हैं, कई सारे काम होते हैं, उन कामों को करने के लिए उनको चाहिए पैसा। तो पैसा सरकार से मिल ही जाता है। तो पैसा मतलब सही जगह खर्च हो और ज़रूरत पड़ने पर पैसा सरकार से विभिन्न विभागों को मिलता रहे। और तो इस दौरान क्या है कि पैसा बर्बाद ना हो और उसकी पूरी अच्छी तरीके से उसका लेखांकन भी होना चाहिए। ठीक है गाइज, यानी कि पैसे का रिकॉर्ड रहना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ पर खर्च हो रहा है। तो इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं जिनको हम बोलते हैं सामान्य वित्तीय और लेखा नियम। ठीक है गाइज, आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 1 की, यानी कि चैप्टर नंबर 1 की। आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 दे रखा है जिसका नाम है प्रस्तावना, परिभाषाएं आदि। ठीक है, इसमें हम नियम संख्या 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और इसके बाद में यह आपका जो अध्याय संख्या 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो नियम संख्या 1 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा है प्रस्तावना। ठीक है, नियम संख्या 1 का नाम है प्रस्तावना। इसमें प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी आप नियम को पढ़ो या फिर कानून को पढ़ो, उसके अंदर प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि आखिर में इस नियम या फिर कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है गाइज, तो यही हम पढ़ेंगे कि आखिर में JF&R की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे। इसमें बता रखा कि JF&R पार्ट फर्स्ट आपके सिलेबस में पार्ट फर्स्ट ही है, भाग फर्स्ट ही है, भाग 2 आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें बता रखा कि JF&R भाग 1 के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो JF&R फर्स्ट है ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। JF&R पार्ट फर्स्ट के जितने भी रूल है वो सारे राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। ठीक है गाइज, इन नियमों में दी गई प्रक्रिया की पालना विभिन्न अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक निधि यानी कि फंड प्राप्त करने एवं उसको खर्च करने में करना चाहिए। देखिए गाइज, यहाँ पर साफ साफ बता रखा कि सरकार के वो जो विभिन्न विभाग होते हैं उनमें होते हैं अधीनस्थ प्राधिकारी। ठीक है, उनको अधीनस्थ प्राधिकारी बोलेंगे क्योंकि वो सरकार के अंडर में है। तो उनके द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, यानी कि उनके द्वारा कई सारे काम किए जाते हैं ऑफिस के अंदर, विभाग के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए आवश्यक होता है निधि यानी कि पैसा, फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो फंड को प्राप्त करने एवं उसको खर्च करने में करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो इन नियमों की पालना यानी कि इन नियमों का उपयोग उन चीज़ों में करना चाहिए कि पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसे को प्राप्त करने के लिए और पैसे को खर्च करने के लिए JF&R पार्ट फर्स्ट के नियमों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है गाइज, यानी कि JF&R पार्ट फर्स्ट के जो नियम बने हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि जो अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं वो पैसा प्राप्त कर लें और उसको बढ़िया तरीके से खर्च भी कर दें। ठीक है गाइज, तो इसमें आगे बता रखा कि JF&R पार्ट फर्स्ट के नियम राजस्थान कोषागार नियमों के पूरक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं
और दोनों नियमों का बहुत ज़रूरत पड़ती है सरकार को। तो इसके साथ में जो सरकार के विभाग होते हैं उनको भी इन दोनों नियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो JF&R पार्ट फर्स्ट के नियम राजस्थान कोषागार नियमों के पूरक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल है JF&R पार्ट फर्स्ट किसके, राजस्थान कोषागार नियम के। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजस्थान कोषागार नियम होते हैं इनमें भी राज्य के धनराशि की प्राप्ति का ध्यान रखा जाता है और इसकी अभिरक्षा की जाती है और इसका भुगतान कैसे किया जाए, तो उन सारी जो बोल वचन होती है वो भी राजस्थान कोषागार नियमों के अंदर होती है। ठीक है गाइज, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि JF&R पार्ट फर्स्ट के नियम राजस्थान कोषागार नियमों के पूरक है। ये दोनों मिलते जुलते से हैं। जिस प्रकार राजस्थान कोषागार नियमों के अंदर राज्य की धनराशि की प्राप्ति की जाती है, यानी कि जो सरकारी पैसा होता है उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाए और उसकी अभिरक्षा यानी कि उसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाए और उसका भुगतान यानी कि उसको खर्च किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो ये सारी बोल वचन राजस्थान कोषागार नियमों के अंदर भी दे रखी है। और साथ ही साथ में JF&R पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर भी यही चीज़ दे रखी है, इसलिए JF&R पार्ट फर्स्ट के नियम को राजस्थान कोषागार नियमों के पूरक कहा गया है। ठीक है गाइज, सभी विभागीय प्राधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विभागीय नियमों तथा निर्देशों के द्वारा पूरक एवं रूपांतरित रूप में JF&R पार्ट फर्स्ट के नियमों की पालना करनी चाहिए। ठीक है गाइज, यानी कि जो भी विभागीय प्राधिकारी है उनको अपने विभाग से संबंधित जो भी विभाग के नियम बने हुए हैं और जो भी निर्देश बने हुए हैं उनके द्वारा पूरक एवं रूपांतरित रूप में, ठीक है, JF&R पार्ट फर्स्ट है उनके नियमों की पालना करनी चाहिए। ठीक है गाइज, यानी कि अपने विभाग के भी स्वयं जो विभाग पैसा खर्च करेगा उसके भी कुछ नियम बने होते हैं उस संबंध में कि पैसा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, कितनी ज़रूरत है, सरकार से कितना पैसा मांगा जाए और उनको किस प्रकार खर्च किया जाए। ठीक है, तो विभाग के खुद के भी नियम बने होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ साथ में JF&R पार्ट फर्स्ट है इनके नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए विभाग को। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 की। इसमें दे रखी है परिभाषाएं, इसमें कई सारे सब क्लोज दे रखे हैं और इसमें एक एक सब क्लोज की बात करेंगे कि किस किस सब क्लोज में किस किस चीज़ की परिभाषा दे रखी है। तो परिभाषा को हम पढ़ेंगे कि आखिर में किसी चीज़ विशेष का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषाएं ये नियम संख्या 2 है, इसमें नियम संख्या 2 सब क्लोज 1 दे रखा है, यानी कि नियम संख्या जो 2 है इसको कई सारे सब क्लोज में बांटा रखा है। तो सबसे पहले नियम संख्या 2 सब क्लोज 1 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें बता रखा कि महालेखाकार यानी कि अकाउंटेंट जनरल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये नियम संख्या 2 सब क्लोज 1 में बता रखा है। ठीक है गाइज, महालेखाकार से तात्पर्य महालेखाकार राजस्थान यानी कि अकाउंटेंट जनरल राजस्थान, उसका मतलब महालेखाकार होता है इन नियमों की परिभाषाओं के अनुसार। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महालेखाकार से तात्पर्य क्या है, तो महालेखाकार राजस्थान। ठीक है, महालेखाकार का मतलब होता है महालेखाकार राजस्थान। यह लेखा एवं अंकेक्षण विभाग का कार्यालय अध्यक्ष होता है। जो ये जो महालेखाकार राजस्थान है, यह लेखा एवं अंकेक्षण जो विभाग होता है उसका क्या होता है, हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय अध्यक्ष, तथा साथ में राजस्थान सरकार के लेखों का संधान करता है। ये जो AG है, अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार, ये राजस्थान सरकार के जो लेखे होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, उनका संधान यानी कि उनको तैयार करता है। ठीक है गाइज, ये अकाउंटेंट जनरल यानी कि AG। AG की मैं बात करूं, मैं यहाँ पर महालेखाकार को अब AG बोलूँगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। AG का कार्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। AG द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संपादन किया जाता है, यानी कि आखिर में AG महालेखाकार राजस्थान क्या काम करता है, अकाउंटेंट जनरल क्या काम करता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले ये काम करता है कि राजस्थान सरकार के जो मासिक सिविल लेखे होते हैं उनको तैयार किया जाता है, वार्षिक वित्तीय लेखे होते हैं उनको भी तैयार किया जाता है और जो विनियोग लेखे होते हैं उनको भी तैयार किया जाता है। ठीक है गाइज, दूसरा काम है जमा ऋणों व्यक्तिगत लेजर का संधारण करता है। तीसरे काम की मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार के विभागों का अंकेक्षण करना, यानी कि राजस्थान सरकार के जितने विभाग हैं उनकी ऑडिट की जाती है AG द्वारा। स्थानीय निकायों जो लोकल बॉडी होती है, PRI यानी कि पंचायती राज संस्था होती है, स्वायत्त शासी संस्थाओं तथा सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण करना। ठीक है, यानी कि राजस्थान सरकार के विभागों के साथ साथ जो लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय होते हैं और जो PRI यानी कि पंचायती राज संस्थान होते हैं और जो स्वायत्त शासी संस्था होती है ऑटोनॉमस बॉडी तथा सरकारी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी होती है, उनका भी ऑडिट यानी कि जांच पड़ताल AG द्वारा की जाती है। ठीक है गाइज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करना। जो CAG होता है ये केंद्र सरकार में होता है, जिस प्रकार स्टेट लेवल पे AG होता है उसी प्रकार सेंट्रल लेवल पर CAG होता है। ठीक है गाइज, तो जो CAG की यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की जो राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट होती है वो भी कौन तैयार करता है, AG। ठीक है गाइज,
विधानसभा की एक समिति होती है जिसका नाम होता है लोक लेखा समिति। इसके द्वारा राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण में सहायता करना, यानी कि जो राज्य की अंकेक्षण रिपोर्ट होती है इसकी परीक्षण इसकी जांच कौन करता है? पीएससी, यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है, तो इस दौरान भी जो एजी होता है वो पीएससी की क्या करता है? मदद करता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। गाइज नियम संख्या 2 सब क्लॉज 2 में बता रखा है विनियोग, यानी कि एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं राजस्थान सरकार के, वो क्या है कि गवर्नमेंट से मांग करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारे को इस मद में, यानी कि कई सारी मदें होती है, कई प्रकार का खर्चा होता है विभाग के अंदर, तो उसके लिए सरकार को बताया जाता है कि हमारे को इस मद के लिए इतना खर्चा चाहिए, इस मद के लिए इतना खर्चा चाहिए। तो वो क्या कि प्रस्ताव रखते हैं विभाग सरकार के पास। ठीक है, उसके बाद में सरकार क्या देती है? उनको पैसा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन, यानी कि विनियोग। पढ़िए, निर्धारित व्यय को किए जाने हेतु आवंटित राशि की प्राथमिक इकाई में शामिल की गई निधि यानी कि फंड विनियोग कहलाती है। निर्धारित व्यय को किए जाने हेतु, यानी कि विभाग है ना, उन्होंने पहले सरकार को बता दिया कि हमने हमारे विभाग में इस साल यात्रा पर कई सारे कर्मचारी इधर उधर जाएंगे, तो यात्रा भत्ता उनको दिया जाएगा और उसके लिए हमारे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे मान लो विभाग ये बोलते सरकार को कि हमारे जो विभाग के कार्मिक हैं उनके कई सारे जो मेडिकल बिल होते हैं बीमारियों के, उनके लिए भी हमारे को 5 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है इस साल, तो वो भी आप सरकार को बोलते हैं कि वो भी आप हमारे को 5 लाख रुपया दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? निर्धारित व्यय, यानी कि मेडिकल बिल और जो यात्रा बिल होते हैं, टीए बिल होते हैं, वो क्या हो गए? निर्धारित व्यय, यानी कि ये इतना खर्चा विभाग को होगा। तो उनको किए जाने हेतु, यानी कि उन व्यय को किए जाने हेतु आवंटित राशि, जो आवंटित राशि की जाएगी सरकार द्वारा, उसकी प्राथमिक इकाई का मतलब है जैसे टीए बिल के लिए पैसा देना है तो टीए जो उसकी हेड होते हैं, मदें होती है, उसका शीर्ष होता है, उसके अंदर पैसा आ जाएगा। अगर किसी को मेडिकल के लिए, अगर किसी विभाग को मेडिकल के लिए पैसा चाहिए तो मेडिकल के लिए अलग हेड बना होता है, तो उसके अंदर पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक इकाई। ठीक है, तो प्राथमिक इकाई में शामिल की गई निधि, उसके प्राथमिक इकाई के अंदर जो प्राइमरी यूनिट होती है उसके अंदर जो पैसा आएगा उसको हम बोलते हैं विनियोग। सीधी सी बात है कि विभाग ने सरकार से मांग की कि हमारे को खर्चे तो इतने पैसों की ज़रूरत है और सरकार उनको पैसा देती है, उसी को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है गाइज, अब नियम संख्या 2 सब क्लॉज 3 की हम बात करेंगे। इसमें दे रखा बैंक की आखिर में बैंक का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइज, तो बैंक से अभिप्राय इसमें बता रखा है 1 2 3 4, ये चीज़ें आपको, ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आपके बैंक से अभिप्राय समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा है कि एसबीआई की कोई शाखा, एसबीआई की कोई ब्रांच, ठीक है, जो आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करे वो बैंक कहलाती है। ठीक है, दूसरा है आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार एसबीआई की कार्य कर रही शाखा बैंक कहलाती है। तीसरी में बात करूं तो इसमें बता रखा कि एसबीआई एक्ट 1959 की धारा 2 में किसी सहायक बैंक की कोई शाखा जिसे एसबीआई के एजेंट के रूप में सरकारी कारोबार करने हेतु अधिकृत किया गया है बैंक कहलाती है। और लास्ट में है किसी भी बैंक की कोई शाखा जिसे आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान के अंतर्गत अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो भी क्या कहलाता है? बैंक। ठीक है गाइज, इसमें समझाने वाली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, मैंने आपको डायग्रामेटिक रूप से समझाने का प्रयास किया। तो गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 की। इसमें बता रखा ई फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होती है? प्रतिभागी बैंक की ई फोकल पॉइंट ब्रांच त्वरित तथा यथार्थ लेखांकन व इनकी संग्रहण रिपोर्ट को प्रतिदिन ई कोषागार को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होगी। कौन होगी? ई फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लॉज 4 के। इसमें बता रखा है सक्षम प्राधिकारी यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सीए यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें बता रखा कि सरकार या फिर अन्य कोई प्राधिकारी जिसको सरकार द्वारा किसी कार्य को करने हेतु शक्तियाँ प्रत्यायुक्त की जाए, सक्षम प्राधिकारी कहलाता है। ठीक है गाइज, यानी कि सरकार हो या फिर अन्य कोई भी प्राधिकारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, उसको सरकार द्वारा क्या किया जाती है? किसी भी काम को करने के लिए पावर दी जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, नोट लगाकर मैंने यहाँ पर बता रखा कि राज्य का सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है गाइज, नियम संख्या 2 सब क्लॉज अगर 5 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। इसका मतलब, इसकी परिभाषा ये दे रखी कि अर्थात भारत का सीएजी, जो भारत का सीएजी है, जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है,
वही नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है गाइज, ये परिभाषा में सिर्फ इतना ही दे रखा कि सीएजी का मतलब क्या होता है, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका मतलब होता है कि भारत का सीएजी। ठीक है गाइज, नियम संख्या 2/6 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि राज्य की संचित निधि, इसकी परिभाषा दे रखी है कि संचित निधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 में परिभाषित निधि है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि जो राज्य की संचित निधि होती है ये संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 में परिभाषित निधि होती है। ठीक है, यानी कि राज्य की संचित निधि की परिभाषा इसको परिभाषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 में। ठीक है, इस निधि में निम्न प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, यानी कि इस निधि के अंदर कौन कौन सी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आता है राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, उसको प्राप्त शामिल किया जाएगा। कोषागार बिल होते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं, उनसे प्राप्त राजस्व को भी राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है। ऋण होता है और कोई भी मार्गों पे अग्रिम होते हैं वो भी इस निधि में जमा किए जाते हैं। और लास्ट है उधारों के भुगतान से प्राप्त राजस्व। ठीक है, यानी कि सरकार ने किसी को उधार दे रखा था तो वो उधार वापस सरकार को मिल गया तो उनसे प्राप्त राजस्व होता है वो भी इस राज्य की संचित निधि में जमा किया जाता है। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं आपके एक सुविधा के लिए एक चीज़ आपको बताऊंगा कि 2-3 प्रकार की निधियाँ होती हैं और वो भी क्या है कि सब अलग अलग संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो अक्सर क्या है कि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनता है और हमारे कन्फ्यूजन बरकरार रहती है, तो उसका एक बार हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज इसमें ये चीज़ है निधि यानी कि फंड। जैसे राज्य की संचित निधि, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और राज्य की आकस्मिकता निधि, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानीय निधि के बारे में भी, और लोकलेखा यानी कि राज्य का लोकलेखा, इसको ऐसे पढ़े राज्य का लोकलेखा। ठीक है, लोकलेखा किसका, राज्य का। तो ये भी एक प्रकार की निधि है। तो ये चारों निधियाँ हो गई 1, 2, 3, 4, इनके बारे में कन्फ्यूजन बना रहता है और ये हम सोचते रहते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आएगा, किस प्रकार आएगा, तो ये कन्फ्यूजन सा रहता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और हम उसको गलत कर देते हैं। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ राज्य की संचित निधि की, तो संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 में परिभाषित निधि है। ठीक है, 266 सब क्लोज 1 में। ठीक है, और राज्य की आकस्मिकता निधि की मैं बात करूं तो यह संविधान के अनुच्छेद 267 सब क्लोज 2 में परिभाषित निधि है। ठीक है, स्थानीय निधि की मैं बात करूं तो जेएफएनडीआर जो पार्ट फर्स्ट है उसके अध्याय 16 के अंदर नियम 268 सब क्लोज 2, यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट का अध्याय 16 है, उसके अंदर नियम 268 सब क्लोज 2 है, उसमें जो परिभाषित निधि है उसको हम बोलते हैं स्थानीय निधि। लोक लेखा निधि की मैं बात करूँ यानी कि राज्य का लोक लेखा, ये भी एक प्रकार की निधि होती है, इसकी मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा दी गई है संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 2 में परिभाषित निधि। ठीक है, उसको हम बोलते हैं राज्य का लोक लेखा निधि। तो गाइज मैंने आपको यही एक ही साथ बता दिया, अब आपका कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 8 की। इसमें बता रखा कि राज्य की आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंटी फंड, राज्य की आकस्मिकता निधि। पढ़िए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 सब क्लोज 2 में परिभाषित निधि कौन सी है, राज्य की आकस्मिकता निधि। इस निधि में विधि द्वारा निर्धारित की गई राशियों को जमा कराया जाता है। जो कानून फिक्स कर दे कि हाँ इस निधि में ये राशि आपको जमा करानी पड़ेगी सरकार को, तो वो राशि इस निधि में जमा कराई जाती है। इस निधि में से अग्रिम यानी कि एडवांस रूप से धन दे सकने के लिए राज्यपाल सक्षम है। ठीक है, आकस्मिकता निधि यानी कि राजस्थान सरकार में कोई भी अचानक आकस्मिक कोई कार्य पड़ जाए, ठीक है, बाढ़ भूकंप या फिर कोई महामारी फैल जाए, तो इस निधि में से राज्यपाल जो होता है वही सक्षम है अग्रिम रूप से एडवांस में पैसा दे सकता है। ठीक है गाइस, सरकार को खर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसा राज्यपाल ऐसा कब करेगा, ऐसा तभी किया जाएगा जब अनुच्छेद 205 संविधान का अनुच्छेद 205 या 206 के अधीन राज्य विधानमंडल जो होता है बाद में अनुमोदित करने की शर्त मान ले। यानी कि राज्य विधानमंडल को ये बोल दिया जाएगा, राज्यपाल ये बोल देगा किसको, राज्य विधानमंडल को, कि अभी देखो बाढ़ महामारी भूकंप चल रहा है तो इसके लिए मैं अभी फिलहाल में राजस्थान सरकार को पैसे की जरूरत है तो मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो आपके विधानमंडल है उसमें आपको अनुमोदित करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रस्ताव पास करके और इसको बहुमत से पास करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो इसीलिए राज्यपाल इसी शर्त पर इस निधि में से एडवांस में पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, अग्रिम रूप से धन दे सकने के लिए राज्यपाल सक्षम है। ओके गाइज, नियम संख्या 2 सब क्लोज 9 की मैं बात करूं तो इसमें बता रखा कि नियंत्रण अधिकारी यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर की परिभाषा क्या दी गई है। इसमें बता रखा है कि विभागाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि HOD, ठीक है, विभागाध्यक्ष या फिर अन्य कोई भी विभागीय अधिकारी जो अपने अधीनस्थ
विभागीय प्राधिकारी द्वारा किए गए व्यय या राजस्व की वसूली के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि विभागाध्यक्ष होता है जिसके अधीन यानी कि जिसके अंडर में कई सारे विभागीय अधिकारी होते हैं, तो वो उनके द्वारा क्या किया जाता है कि खर्चा किया जाता है, तो उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? विभागाध्यक्ष। ठीक है, तो विभागीय प्राधिकारी द्वारा किए गए व्यय, जो वो विभागीय अधिकारी हैं जो एचओडी के अंडर में काम करते हैं, वो उनके द्वारा किए गए व्यय और राजस्व की वसूली, उनके द्वारा जो राजस्व की वसूली की जाएगी उनके नियंत्रण के लिए यानी कि कंट्रोल के लिए ये नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी है। ठीक है गाइज, तो ये परिभाषा में ये दे रखा है इसके बारे में। नियम संख्या 2/10 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा विस्तृत शीर्ष यानी कि डिटेल्ड हेड। गाइज इसका मतलब ये होता है कि सरकार को जो विभाग होते हैं वो डिमांड भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं सरकार को, कहते हैं कि सरकार को ये बोलते हैं कि हमारे विभाग में इस मद के अंदर इतना पैसा खर्च होगा तो आप हमारे को इतना पैसा दे दीजिए। तो सरकार कहती है ओके डन, ठीक है, आपने 10 लाख रुपये मांगा तो हम 10 लाख रुपये आपको देते हैं। ठीक है गाइज, तो उसको हम बोलते हैं विस्तृत मद। जैसे मान लो सरकार कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं RUHS की बात करूँ तो उसने सरकार को बोला कि हमारे को मेडिकल के लिए या फिर कोई भी नई बिल्डिंग मरीजों के लिए तैयार करने के लिए हमारे को 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो सरकार ने बोला ओके डन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि बिल्डिंग निर्माण के लिए RUHS ने पैसा मांगा, तो कंस्ट्रक्शन हेड के अंदर ये पैसा जमा हो जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शन हेड होती है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक यूनिट यानी कि प्राथमिक इकाई, और उसी को हम बोलते हैं विस्तृत शीर्ष। ठीक है गाइज, अनुदान मांगों के विनियोग हेतु वह प्राथमिक इकाई, देखो मैंने बताया था भी प्राथमिक इकाई, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है? प्राथमिक इकाई। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए सरकार से पैसा मांगा RUHS ने। ठीक है, RUHS ये हॉस्पिटल है, आप जिसको जानते होंगे, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मांगा तो उसको बोलते हैं प्राथमिक इकाई। ठीक है, तथा वह शीर्ष जिसमें अधीनस्थ प्राधिकारी कौन हो गए? RUHS डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी है वो हो गए, के निष्पादन पर निधियां या फिर राशियां रखी जाती है। निष्पादन का मतलब होता है कि अधीनस्थ प्राधिकारी अब उस पैसे को खर्च करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो राशियां जो जमा की जाती है उसी को हम बोलते हैं विस्तृत शीर्ष। देखिए, जैसे मान लो आप SMS हॉस्पिटल की ले लो, चलो RUHS की छोड़ो, आप SMS हॉस्पिटल की ले लो। SMS हॉस्पिटल ने GOVT यानी कि गवर्नमेंट को ये बोला कि हमारे को एक हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनानी है और उसमें खर्च आएगा 50 लाख का। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करवाना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो ये हेड है ये हो गई प्राथमिक इकाई यानी कि प्राइमरी यूनिट, तो इसमें 50 लाख रुपये इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें पैसा आ जाएगा तो ये जो अधीनस्थ अधिकारी है जो सरकार के अंडर में काम करते हैं, SMS हॉस्पिटल के जो विभागाध्यक्ष है, वो क्या करेंगे कि इसको खर्च करेंगे यानी कि इसका निष्पादन करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक इकाई में यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में ये एक तरह से प्राथमिक इकाई हो गई, तो इसमें आ जाएगा पैसा। ठीक है, तो इसमें जो पैसा आएगा, जो राशि जमा होगी उसी को हम बोलते हैं विस्तृत शीर्ष। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2/11 की। इसमें बता रखा कि आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी कि DDO, ड्राइविंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि आहरण एवं वितरण अधिकारी का अर्थ क्या होता है समझिए, या तो स्वयं कार्यालयाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है, आहरण एवं वितरण अधिकारी कौन होता है? या तो स्वयं कार्यालयाध्यक्ष, ठीक है, या फिर कार्यालयाध्यक्ष के अधीनस्थ वो GO का मतलब होता है गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष के अधीनस्थ वो राजपत्रित अधिकारी जिसे कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर करने, बिलों को आहरित करने, निर्धारित सीमा में व्यय करने तथा भुगतान करने हेतु अधिकृत किया गया है। ठीक है, कार्यालय अध्यक्ष ने अपने अंडर में जो काम कर रहा है राजपत्रित अधिकारी, उसको बोला कि अब आप मेरी जगह, आप जो अपने विभाग के जो वेतन भत्तों के बिल आते हैं आप उन पर आप साइन कर देना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आप कर देना, मैं आपको ये पावर देता हूँ, और जो भी बिल है उनको आप आहरित कर लेना, और जो निर्धारित सीमा में मैं खर्च करता था पहले, वो अब आपके पास मैं पावर देता हूँ कि अब आप इतना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तथा भुगतान करने हेतु अधिकृत यानी कि अब, और उसको ये बोला जाता है राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कि अब आप विभाग में 50 लाख रुपए तक का या फिर 10 लाख रुपए तक का वो लिमिट फिक्स कर देता है कार्यालयाध्यक्ष कि अब आप इतना खर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम बोल लेंगे DDO। ठीक है, यानी कि कार्यालयाध्यक्ष ने उस राजपत्रित अधिकारी को ये चीज़ें पावर दे दी, तो वो राजपत्रित अधिकारी क्या कहलाएगा? DDO। ठीक है, यानी कि आहरण एवं वितरण अधिकारी। तो DDO कौन कौन हो सकता है? या तो स्वयं कार्यालयाध्यक्ष, या फिर कार्यालयाध्यक्ष के अधीनस्थ वो GO यानी कि गजेटेड ऑफिसर जिसे कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर करने, बिलों को आहरित करने, निर्धारित सीमा में व्यय करने तथा भुगतान करने हेतु अधिकृत किया गया हो, वो क्या कहलाएगा? DDO। ठीक है गाइज,
अब यहाँ पर नोट लगा के मैंने बता रखा कि एचओडी यदि इन कार्यों को स्वयं करें तो वो भी डीडीओ यानी कि आहार एवं वितरण अधिकारी कहलाएगा। कौन से काम? ये वाले काम। अगर एचओडी खुद ये वाले काम करें तो वो भी कहलाएगा डीडीओ। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 12 की। इसमें बता रखा है वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या परिभाषा दे रखी है। इसमें बता रखा है कि वित्त विभाग से तात्पर्य राजस्थान सरकार का वित्त विभाग। ठीक है गाइज, राजस्थान सरकार का वित्त विभाग। नियम संख्या 2 सब क्लोज 13 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा है वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। इसकी क्या परिभाषा दे रखी है? वित्तीय वर्ष से तात्पर्य है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर उससे अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है गाइज, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष। नियम संख्या 2 सब क्लोज 14 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। इसकी परिभाषा में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं? राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में ये 4 प्रकार के अधिकारी शामिल होते हैं। गाइस ध्यान रखना, 4 प्रकार के। कौन कौन से? अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी कौन कौन से? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारी राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। कौन कौन से? जैसे आरएएस हो गया, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज हो गया यानी कि राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी हो गए। अब इसमें नोट लगा कि एक चीज़ मैंने बता रखा कि राज्य सेवा के अंदर शामिल सेवाओं की सूची कहाँ दी गई है? राजस्थान सिविल सर्विसेज वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची जो फर्स्ट है उसके अंदर दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्य सेवा के अंदर जो शामिल सेवा उनकी लिस्ट, उनकी सूची। ठीक है गाइज। तीसरा है संविदा या करार के अनुसार नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति को सरकार ने क्या घोषित किया? राजपत्रित, वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित कोई भी पद, अगर सरकार किसी पद विशेष को राजपत्रित घोषित कर दे तो उसको भी हम बोलेंगे राजपत्रित अधिकारी। तो मैंने चारों चीज़ें बता दी कि आखिर में राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में कितने प्रकार के अधिकारी शामिल है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 15 की। इसमें बता रखा सरकार यानी कि सरकार की क्या परिभाषा है। इसमें नियम में बता रखा सरकार का मतलब होता है राजस्थान सरकार। ठीक है। 2 सब क्लोज 16 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा राज्यपाल यानी कि राज्यपाल की क्या परिभाषा दे रखी है, अर्थात राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है। 2 सब क्लोज 17 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा विभागाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि एचओडी का मतलब क्या होता है, विभागाध्यक्ष का मतलब क्या होता है। तो इन नियमों में बता रखा है, परिभाषा दे रखी है कि वह प्राधिकारी जिसे प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के प्रयोग एवं प्रत्यायोजन हेतु इन नियमों के अंतर्गत एचओडी घोषित किया जावे वो विभागाध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है गाइज। एचओडी को राज्य सरकार घोषित करती है। गाइज इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो एचओडी होता है उसको हमेशा राज्य सरकार घोषित करती है और जो कार्यालयाध्यक्ष होता है यानी कि जो कार्यालयाध्यक्ष होता है उसको एचओडी घोषित करता है। ठीक है गाइज, इन दोनों चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखना। एचओडी जो होते हैं, विभागाध्यक्ष जो होते हैं, विभागाध्यक्षों की सूची कहाँ दी गई है? जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट है, उसके परिशिष्ट 8 में एचओडी जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनकी सूची दे रखी है। आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। नियम संख्या 2 सब क्लोज 18 की मैं बात करूं तो इसमें बता रखा कार्यालयाध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ ऑफिस। ठीक है। कौन होता है कार्यालयाध्यक्ष? ऐसा राजपत्रित अधिकारी, हमेशा कार्यालयाध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी रहेगा। ठीक है। तो ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसे इन नियमों के नियम 3 के अधीन, नियम 3 कौन सा? जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट का नियम संख्या 3। तो इस नियम संख्या 3 के अधीन एचओडी द्वारा हेड ऑफ ऑफिस घोषित किया गया। यानी कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी जिसको एचओडी जो होता है ना वो जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट का जो रूल 3 है उसके अकॉर्डिंग किसी राजपत्रित अधिकारी को यदि एचओडी कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर दे तो उसी को हम बोलेंगे कार्यालयाध्यक्ष। ठीक है गाइज। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो एचओडी होता है कि एचओडी कौन होगा उसकी घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है। और जो हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष कौन होगा उसकी घोषणा कौन करता है? एचओडी। ठीक है। यानी कि एचओडी किसी राजपत्रित अधिकारी को क्या करता है? कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता है। और जो राज्य सरकार होती है वो किस को एचओडी घोषित करेगी? वो तय करेगी राज्य सरकार। ठीक है गाइज। तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 19 की। तो इसमें बता रखा है कि स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडी की परिभाषा क्या है। ठीक है। ऐसा प्राधिकारी जिसे किसी स्थानीय निधि के प्रबंध के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत या फिर सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है। ठीक है गाइज। यानी कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्राधिकारी या फिर अधिकारी जिसको किसी स्थानीय निधि जो होती है ना उसके मैनेजमेंट के लिए
और कानून द्वारा उसे प्राधिकृत कर दिया जाए, ऑथोराइज कर दिया जाए, या फिर सरकार द्वारा स्पेशल रूप से उसको पावर दे दी जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय निकाय। ठीक है गाइज। नियम संख्या 2 सब क्लोज 20 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा स्थानीय निधि यानी कि लोकल फंड। इसका मतलब क्या होता है? स्थानीय निधि से तात्पर्य जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट के अध्याय 16 के नियम 268 सब क्लोज 2 में परिभाषित निधि को स्थानीय निधि कहते हैं। नियम संख्या 2 सब क्लोज 21 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा विविध व्यय यानी कि मिसकेलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे दे रखी है? निम्न श्रेणी के व्ययों से अलग होने वाले व्ययों को विविध व्यय कहते हैं। यानी कि निम्न श्रेणी के व्ययों से अलग, यानी कि ये इस श्रेणी के जो व्यय हो रखे हैं इनके अलावा जो भी खर्चे होंगे ना उनको हम बोलेंगे विविध व्यय। ठीक है गाइज। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अलावा जो व्यय होगा उसको हम विविध व्यय बोलते हैं। अवकाश वेतन के अलावा, पेंशन के अलावा आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, अंशदान, कार्य, औजार एवं संयंत्रों के व्यय, इन व्ययों के अलावा जो भी व्यय होगा, इन व्ययों के अलावा जो भी व्यय होगा उसको हम विविध व्यय बोलते हैं। नियम संख्या 2 सब क्लोज 22 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा अनावर्तक व्यय यानी कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा दे रखी है आवर्तक व्यय से भिन्न व्यय अनावर्तक व्यय कहलाते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि जो बार बार ना हो, जो बार बार बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आवर्तक व्यय, और जो बार बार ना हो उसको हम बोलते हैं अनावर्तक व्यय। ठीक है गाइज। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 23 की। इसमें बता रखा है राज्य का लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या दे रखी है? संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 2 में परिभाषित वह निधि जिसमें राज्य की संचित निधि में जमा की गई राशि से भिन्न निधि शामिल है। ठीक है, यानी कि राज्य की जो संचित निधि होती है उसमें जो राशि जमा होती है उसके अलावा जो अन्य राशि इस अकाउंट में जमा होती है, जहां जमा होती है उसको हम बोलते हैं राज्य का लोक लेखा, यानी कि राज्य की संचित निधि में जमा की गई राशि से भिन्न निधि शामिल होती है इसके अंदर। ठीक है गाइस, राज्य के लोक लेखे के अंदर। ठीक है, अगर मैं नियम संख्या 2 सब क्लोज 24 की बात करूँ तो इसमें बता रखा लोक निर्माण कार्य यानी कि पब्लिक वर्क्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या दे दी गई है? इसमें निम्न कार्य आते हैं। कौन कौन से कार्य आते हैं भाई पब्लिक वर्क्स में? कौन कौन से कार्य आते हैं? जैसे सिविल निर्माण कार्य हो गया, सिंचाई हो गया, इरिगेशन हो गया, नल जल निकास हो गया, हाँ ठीक है, तटबंध हो गया, नौ परिवहन हो गया, ड्रेनेज हो गया, तो ये सारे पब्लिक वर्क्स कहलाते हैं। नियम संख्या 2 सब क्लोज 25 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा पुनर्विनियोग यानी कि रीएप्रोप्रिएशन। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या होता है? विनियोग की एक इकाई से विनियोग की वैसी ही किसी अन्य इकाई में निधियों का स्थानांतरण पुनर्विनियोग कहलाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, जैसे एसएमएस हॉस्पिटल ने सरकार को बोला कि गवर्नमेंट को क्या बोला कि हमारे को इस साल टीए मद के अंदर यानी कि यात्रा वे में हमारे 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तथा हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंस्ट्रक्शन निर्माण होता है उसके लिए हमारे 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो आप हमारे को इतना पैसा दे दो। ठीक है, तो एक इकाई तो ये हो गई और दूसरी इकाई ये हो गई। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर 9 लाख रुपया खर्च हुआ और यहाँ पर 1 लाख रुपये बच गया। ठीक है, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई 6 लाख की। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपये इधर बचा तो उसको 1 लाख को अब इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इधर का काम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैसों को इधर से उधर जब दूसरी इकाई में भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुनर्विनियोग। ठीक है गाइज, विनियोग की एक इकाई से यानी कि इस वाली इकाई से विनियोग की वैसे ही किसी अन्य इकाई में, ये वाली दूसरी इकाई हो गई, इसमें निधियों का स्थानांतरण यानी कि हमने क्या किया, पैसों का ट्रांसफर यानी कि फंड का ट्रांसफर किया, उसी को हम बोलते हैं पुनर्विनियोग। ठीक है गाइज, नियम संख्या 2 सब क्लोज 26 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा आवर्तक व्यय यानी कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा व्यय जो नियमित अंतरालों पर किया जाता है, जैसे बिजली के बिल, पानी के बिल आपको पता है नियमित अंतराल में जमा होते हैं, जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। ठीक है, जैसे पर मंथ हो गया, तो इस प्रकार जो खर्चा होता है जो नियमित फिक्स अंतराल में होता है उसको हम बोलते हैं आवर्तक व्यय। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 27 की। इसमें बता रखा कि प्रादेशिक या फिर क्षेत्रीय अधिकारी की परिभाषा क्या है, यानी कि रीजनल ऑफिसर की परिभाषा क्या है। इसमें बता रखा कि एचओडी के अधीन तथा हेड ऑफ ऑफिस से ऊपर वाला अधिकारी जो हेड ऑफ ऑफिस पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल ऑफिसर। ठीक है, जैसे एचओडी तो ये हो गया और हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष ये हो गया और विभागाध्यक्ष ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन होता है, रीजनल ऑफिसर। ठीक है, और इसके रीजनल ऑफिसर के अंडर में कौन है, हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष। ठीक है, तो ये रीजनल ऑफिसर कार्यालयाध्यक्ष पर इन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, यानी कि रीजनल ऑफिसर जो होता है वो हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष पर क्या रखता है, प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है गाइज,
रीजनल ऑफिसर का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जैसे शिक्षा विभाग के जो उपनिदेशक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रीजनल ऑफिसर। नियम संख्या 2 सब क्लोज 28 की मैं बात करूं तो इसमें बता रखा अधीनस्थ प्राधिकारी यानी कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो इसमें बता रखा कि राजस्थान सरकार का विभाग या फिर राज्यपाल के अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी क्या कहलाएगा, अधीनस्थ प्राधिकारी। सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जैसा कि आपको पता है कि ये JF&R पार्ट फर्स्ट के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं, तो सभी शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल के अंदर शामिल होती है। शेष सभी जो भी प्राधिकारी हैं अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं, ठीक है गाइज, तथा इनको राज्यपाल की ओर से क्या दी जाती है, शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लोज 29 की। इसमें बता रखा कोषागार यानी कि ट्रेजरी का मतलब क्या होता है। विभिन्न जिला मुख्यालयों या फिर जिले के अन्य सुविधाजनक स्थान पर सरकार द्वारा स्थापित कोष कार्यालय, ठीक है, कोषागार कहलाते हैं। कोषागार की परिभाषा में विभिन्न उपकोषागार यानी कि सब ट्रेजरी भी शामिल है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कोषागार की परिभाषा में सब ट्रेजरी यानी कि उपकोषागार भी शामिल होते हैं, ठीक है, और ये जिला मुख्यालय पर होते हैं या फिर जिले के किसी भी अन्य सुविधाजनक स्थान पर सरकार द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में कुल कितने कोषागार है। वर्तमान में आज की तारीख की मैं बात करूं, आज कितनी तारीख हो गई, जैसे 16 मई हो गई, 16 मई 2022, ठीक है। तो आज की तारीख में राजस्थान में कुल 41 कोषागार है। कैसे कैसे हैं देखिए, जिलों में यानी कि जिला मुख्यालय पर 30 कोषागार है। इसके अलावा मैं बात करूँ जयपुर में, तो जयपुर में 4 कोषागार है। कौन कौन से हैं, सिटी ट्रेजरी हो गया, रूरल ट्रेजरी हो गया, सेक्रेटरीट ट्रेजरी हो गया, पेंशन ट्रेजरी हो गया, तो जयपुर में 4 हो गए, ठीक है। जोधपुर के अंदर भी 2 हो गए, सिटी ट्रेजरी और रूरल ट्रेजरी, तो जोधपुर में 2 हो गए। उदयपुर में भी 2 हो गए, सिटी और रूरल, ठीक है, सिटी ट्रेजरी और रूरल ट्रेजरी। दिल्ली में 1 ट्रेजरी है जो कि राजस्थान हाउस के अंदर है, वो 1 ट्रेजरी दिल्ली में है। इसके अलावा जयपुर में 1 ई ट्रेजरी भी है। कौन सी, ई ट्रेजरी, ठीक है। और ब्यावर की मैं बात करूँ तो ब्यावर के अंदर भी 1 ट्रेजरी है, ठीक है गाइज। तो ये कितनी हो गई, 30 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 41। वर्तमान में 41 ट्रेजरी है। 30 तो जिले हो गए, सीधी सी बात है। उसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये 30, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 30 जिले तो अलग हो गए, 31, 32, 33 जिले हो गए, ठीक है। 33 जिलों की बात कर रहा हूँ, तो 30 तो जिला मुख्यालय पर हो गए। इसके अलावा जयपुर में 4 है, जोधपुर में 2 है और उदयपुर में 2 है। साथ में दिल्ली में भी 1 है और जयपुर में 1 अलग से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी, ई ट्रेजरी भी शामिल है, ठीक है गाइज। और ब्यावर, ये ब्यावर एकमात्र ऐसा स्थान है जो किसी जिले मुख्यालय पर, यानी कि ई ट्रेजरी हमेशा जिला मुख्यालय पर होती है, लेकिन ये ब्यावर के अंदर जो ट्रेजरी है वो जिला मुख्यालय के अलावा है, ठीक है गाइज। तो मैंने आज की तारीख में अपडेट भी बता दी। और ट्रेजरी की परिभाषा में उप ट्रेजरी भी शामिल है, यानी कि उपकोषागार भी शामिल है। और वर्तमान में राजस्थान में कुल उपकोषागार कितने हैं, 253, ठीक है गाइज। यानी कि 6 मई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दे रखा कि जिला मुख्यालय के अलावा ब्यावर में ही, जिला मुख्यालय के अलावा केवल ब्यावर में ही क्या है, कोषागार है, ट्रेजरी है। सभी कोषागारों में राजस्थान लेखा सेवा, जो राजस्थान लेखा सेवा होते हैं उनके अधिकारी कोषाधिकारी यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान कोषागार नियम के अनुसार जिले का कलेक्टर क्या होता है, जिला कोषाधिकारी, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो कोषाधिकारी होते हैं वो राजस्थान लेखा सेवा यानी कि राजस्थान अकाउंट सर्विस के अधिकारी होते हैं, जो RACS बोलते हैं उनको, वो बनते हैं कोषाधिकारी। इसके अलावा जिले के अंदर मान लो 5 ट्रेजरी है, तो 5 के अंदर कोषाधिकारी रहेंगे, ठीक है। और जो TO होते हैं ना, जैसे मान लो जिले के अंदर 5 कोषागार है, ठीक है, तो 5 कोषागार में क्या रहेंगे, 5 कोषाधिकारी रहेंगे। अब वो कौन होंगे, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी। अब 5 के ऊपर हेड कौन रहेगा, जिला कलेक्टर, उसको हम बोलते हैं जिला कोषाधिकारी, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा गाइज। इसमें और बात कर लेते हैं। इसमें बता रखा कि पहले उपकोषागार 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से, स्वतंत्र उपकोषागार, राजस्व उपकोषागार, पेंशन उपकोषागार। वर्ष 2008-9 में सभी राजस्व उपकोषागारों को, जो राजस्व उपकोषागार है, इनको स्वतंत्र उपकोषागारों में बदल दिया गया, ठीक है गाइज। राजस्व उपकोषागारों को स्वतंत्र उपकोषागार में बदल दिया गया। अब प्रत्येक तहसील पर क्या है, स्वतंत्र उपकोषागार है प्रत्येक तहसील के ऊपर। उपकोषागारों की कुल संख्या वर्तमान में 253 है। मैं केवल उपकोषागार की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्र उपकोषागार, राजस्व उपकोषागार, पेंशन उपकोषागार, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि राजस्व तो हो गए खत्म। अब स्वतंत्र उपकोषागार और जो पेंशन उपकोषागार है, इनकी वर्तमान में संख्या 253, ठीक है गाइज।
स्वतंत्र उपकोषागारों में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के जो WO फर्स्ट होते हैं, सहायक लेखाधिकारी होते हैं, उनको उपकोषाधिकारी बनाया जाता है। ठीक है गाइज। अब उपकोषागार दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो स्वतंत्र और एक कौन से, पेंशन। ठीक है गाइज। और वर्तमान में इन दोनों की संख्या 253 है और स्वतंत्र जो राजस्व उपकोषागार होते हैं उनको स्वतंत्र उपकोषागार में मिला लिया गया है। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लॉज 29 सब क्लॉज 1 की। इसमें बता रखा ई कोषागार यानी कि ई ट्रेजरी की परिभाषा क्या है। तो पढ़िए, विभिन्न जिलों में स्थित कोषागारों एवं उपकोषागारों के केंद्रीय जो कोषागार का भाग होता है उसको हम ई कोषागार बोलते हैं। ठीक है गाइज। ई कोषागार के क्या कार्य होते हैं? सरकारी विभागों की ऑनलाइन प्राप्तियों का मैनेजमेंट करना, राजस्थान सरकार के लिए ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करना, यह अपनी वेबसाइट पर ई चालान की सुविधा भी प्रदान करता है। तो यह हमने पढ़ लिया ई कोषागार के बारे में। ठीक है गाइज। नियम संख्या 2 सब क्लॉज 30 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा कोषागार नियम यानी कि ट्रेजरी रूल्स क्या होते हैं, अर्थात राजस्थान कोषागार नियम। ठीक है गाइज। यानी कि कोषागार नियम का मतलब ये परिभाषा में ये दे रखा है, राजस्थान कोषागार नियम। नियम संख्या 2 सब क्लॉज 31 की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा ई भुगतान, ई पेमेंट। ई पेमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार के खाते में जब पैसा आएगा, भुगतानकर्ता के बैंक खाते से राशि कट जाएगी। यानी कि भुगतानकर्ता के बैंक खाते से अगर यानी कि भुगतानकर्ता कोई भी अगर सरकार को पैसा देना चाहता है तो वो ई पेमेंट से करेगा। ठीक है गाइज, ऑनलाइन। और यदि सरकार किसी दूसरे के खाते में पैसा डालना चाहे यानी कि लाभार्थियों को पैसा देना चाहे कोषागार या उपकोषागारों के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो आपको दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है कि ई पेमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है। ठीक है गाइज। ई पेमेंट का मतलब होता है कि सरकार के खाते में अगर कोई पैसा जमा कराता है ऑनलाइन तो वो ई पेमेंट से जमा करा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार किसी लाभार्थी को पैसा देना चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से भुगतान कर सकती है। ठीक है गाइज। कोषागार या उपकोषागारों का पैसा ऑनलाइन लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचाना कैसे पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से। ठीक है गाइज। तो ये बता रखा था नियम संख्या 2 सब क्लॉज 32 में। ठीक है गाइज। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 2 सब क्लॉज 33। इसमें बता रखा ई ग्रास। ई ग्रास की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके द्वारा राज्य सरकार की प्राप्तियां ऑनलाइन जमा की जाती है। ठीक है गाइज। प्राप्तियां चाहे वो कर प्राप्तियां, कर से संबंधित प्राप्तियां हो यानी कि टैक्स से प्राप्त हुई हो या फिर नॉन टैक्स राशि प्राप्त हुई हो, वो सारी ऑनलाइन जमा की जाती है। ठीक है गाइज। ये सुविधा है ई ग्रास। ये प्राप्तियां सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार जमा की जाएगी। ओके। नियम संख्या, अब हमारे 2 नियम हो गए, नियम संख्या 1 और नियम संख्या 2। अब नियम संख्या 3 की बात करेंगे। इस नियम संख्या 3 को 2 सब क्लॉज में बांटा गया है, नियम संख्या 3 सब क्लॉज क और नियम संख्या 3 सब क्लॉज ख। ठीक है। और नियम संख्या 3 सब क्लॉज क को भी 2 सब क्लॉज में बांटा गया है, यानी कि नियम संख्या 3 सब क्लॉज क सब क्लॉज 1, नियम संख्या 3 सब क्लॉज क सब क्लॉज 2। तो नियम संख्या 3 सब क्लॉज क सब क्लॉज 1 में क्या दे रखा है? इसमें बता रखा कि HOD को अपने अधीनस्थ किसी GO यानी कि गजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारी को इन नियमों के प्रयोजनार्थ हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है गाइज। यानी कि हमेशा आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हेड ऑफ ऑफिस को घोषित कौन करेगा? कार्यालय, ये विभागाध्यक्ष। ठीक है। और विभागाध्यक्ष जो होता है अपने किसी अधीनस्थ जो राजपत्रित अधिकारी होता है उनको हेड ऑफ ऑफिस घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, ये इसमें दे रखा है। और क्या दे रखा है? इसमें बता रखा कि एक ही कार्यालय के लिए एक से अधिक गजेटेड ऑफिसर को हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष घोषित नहीं किया जा सकेगा। ओके गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करेंगे नियम संख्या 3 सब क्लॉज क सब क्लॉज 2 की। इसमें बता रखा कि इस अध्याय के परिशिष्ट क में इस प्रकार के आदेश का प्रारूप दिया गया है। ठीक है गाइस। जो इस प्रकार का आदेश जो हमने पढ़ा तो इसका आदेश का जो प्रारूप होगा वो यहाँ पर इसमें दे रखा है। ओके। नियम संख्या 3 सब क्लॉज ख की मैं बात करूँ तो इसमें बता रखा है कि हेड ऑफ ऑफिस यानी कि जो कार्यालयाध्यक्ष होता है अपने अधीनस्थ किसी गजेटेड ऑफिसर्स को किसी बिल या आदेश पर गजेटेड ऑफिसर्स के वेतन भत्तों के बिलों के अलावा, ठीक है, अपनी ओर से हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है गाइज, जिसे DDO कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो HOD होता है वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को हेड ऑफ ऑफिस घोषित करेगा और जो हेड ऑफ ऑफिस होता है वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को DDO घोषित करेगा। ओके गाइज। और HOD के बारे में हमने बात कर ली कि HOD को घोषित कौन करेगा? गवर्नमेंट। ओके गाइज। अर्थात हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष DDO की घोषणा करता है। ओके गाइज।
इस हेतु हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ का नाम एवं नमूने के हस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। जो डीडीओ हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष जिस राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ बनाएगा उसका नाम और वो साइन किस प्रकार से करता है उसका नमूना कार्यालय को उपलब्ध कराएगा ताकि वो बिलों पर साइन कर सके। ओके गाइज, लेकिन इस चीज़ का एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हेड ऑफ ऑफिस होता है उसने डीडीओ को कई सारी पावर दे दी कि डीडीओ जी अब आप इन बिलों पर साइन कर दिया करो और आप इतना खर्चा कर सकते हो, ये मैंने आपको पावर दे दी। तो ऐसा करने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि हेड ऑफ ऑफिस किसी गबन से बच जाएगा। अगर डीडीओ ने गड़बड़ी की तो इसकी भी जिम्मेदारी हेड ऑफ ऑफिस की भी बनी रहेगी। ठीक है गाइज, तो इसमें ये बता रखा कि लेकिन इस दिशा में हेड ऑफ ऑफिस जो कार्यालयाध्यक्ष होता है बिल के सही या गलत की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। ठीक है, बच नहीं सकता वो, जो भी अगर बिल में गड़बड़ी होगी तो हेड ऑफ ऑफिस भी जिम्मेदार रहेगा। ऐसा नहीं है कि हेड ऑफ ऑफिस ऐसा बोल दे, कार्यालयाध्यक्ष ऐसा बोल दे कि डीडीओ जी मैंने तो आपको शक्तियाँ दे दी थी, अब आप जाने आपका काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं भाई साहब, नहीं, हेड ऑफ ऑफिस भी इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, नियम संख्या 3 सपोलोज अभी कंटिन्यू है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बता रखा कि गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि राजपत्रित अधिकारी के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर के अधिकार आगे प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। ठीक है गाइज, यानी कि गाइज मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इसमें जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, जो कार्यालयाध्यक्ष होता है, वो डीडीओ को ये वाला काम नहीं देगा। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं इनके वेतन भत्तों के बिलों पे अलावा, यानी कि गजेटेड ऑफिसर के वेतन भत्तों के बिलों पर साइन तो हेड ऑफ ऑफिस ही करेगा। ठीक है गाइज, डीडीओ नहीं करेगा। इस चीज़ को मैं आपको समझाना भूल गया था पहले, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके गाइज, अब ऐसा क्यों? क्योंकि गजेटेड ऑफिसर्स के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर के अधिकार आगे प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। ओके गाइज, अर्थात एचओडी या फिर हेड ऑफ ऑफिस यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही इनके वेतन, इनके किसके, राजपत्रित अधिकारी के वेतन भत्तों के बिल आहरित किए जाएंगे, पारित किए जाएंगे। ओके गाइज, नियम संख्या 4 लास्ट नियम है, इसमें बता रखा कि संदेहों का निराकरण। ठीक है, यानी कि डाउट का सॉल्यूशन। इन नियमों की व्याख्या यानी कि इन नियमों की जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट के नियमों के इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी भी रूल की व्याख्या में कोई भी संदेह पैदा हो जावे तो अंतिम निर्णय करने के लिए यानी कि अंतिम निर्णय बाबत जो प्रकरण रहेगा उसको राजस्थान सरकार का जो एफडीए यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि जो वित्त विभाग का उसको प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जेएफएनडीआर पार्ट फर्स्ट के किसी भी नियम के अंदर यदि कोई डाउट रहेगा तो उसका समाधान करने के लिए उस मामले को, इस प्रकरण को राजस्थान सरकार का जो एफडी यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये आपका अध्याय संख्या 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।